टॉक का 4th सीज़न है और पहला मतलब एक इंटरैक्टिव सेशन हम शुरुआत कर रहे हैं। हमारे साथ राजेश डंडोतिया जी हैं, उस एसीपी डीसीपी क्राइम ब्रांच इंदौर में। मतलब अगर हम साइबर क्राइम की बात करें तो मुझे लगता है कि बहुत ही रैम्पेंट एक आजकल की ये इशू बन गया है। हर किसी को जानना है कि क्या चीज़ें हो रही है। इतनी तेज़ी में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है कि कोप अप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है हर चीज़ से। तो हमने सोचा कि बहुत ही ज़रूरी है कि इसके बारे में छोटी छोटी इंट्रिकसीज़ के बारे में जान लिया जाए। तो सबसे पहले तो सर, यू आर एन एक्सपर्ट। मतलब आज सुबह ही सर ने डिजिटल अरेस्ट के उसमें एक उसको पकड़वाया है, तो पहले तो उसके लिए ज़ोरदार तालियां हो जाए। मतलब लाइव पत्रिका में सब जगह अभी यही छा रहा है पूरी जगह पे। तो सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, डिजिटल अरेस्ट एक बहुत बड़ा इस समय मुद्दा बना हुआ है। अगर हम बात करें तो जैसे किसी इंसान की ऑनलाइन एक्टिविटी होती है या उनका मेटा डेटा जो है, तो क्या वो सफिशेंट एविडेंस होता है उसको गिरफ्तार करने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जितने भी लोग यहाँ पर अपने जो सुन रहे हैं, इनमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके परिवार के साथ, स्वयं के साथ या फिर किसी मित्र या रिश्तेदार के साथ फ्रॉड नहीं हुआ हो, साइबर फ्रॉड। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा। तो ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट एक्सप्रेस करता है कि इम्पोर्टेंस साइबर क्राइम अवेयरनेस की कितनी है, हमारे लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे आसपास के लोग या हमारे जो प्रिय लोग हैं कहीं ना कहीं इसका टारगेट हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से हो, जैसा कि आयुषी तुमने बताया कि ये जो डेटा कैसे सुरक्षित रहता है, कैसे एविडेंस के रूप में आता है, कैसे हम इनको पकड़ते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा, आप लोग रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। आप जो भी सोशल मीडिया पर, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, आप इस डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने डाटा किसी से शेयर नहीं किया है और मेरा डाटा सुरक्षित है, सिक्योर्ड है, प्राइवेट है, तो आप बड़ी भूल में हैं जी। आपने सिक्योर कर लिया। दिल्ली में अभी 1.5 साल पहले 2 बैंक थे जो बड़े प्रेस्टिजियस बैंक थे, उनके सर्वर को हैक किया गया। 5 करोड़ क्लाइंट्स का डाटा हैक कर लिया बड़े बड़े साइबर फ्रॉडस्टर्स ने, और उसको 1-1 रुपए पर क्लाइंट के पैसे से छोटे साइबर ठगों को बेच दिया। अब आप अपना क्या बचाएंगे, क्या सीक्रेट करेंगे? आप अपना सीक्रेट रखेंगे, प्राइवेसी रखेंगे, लेकिन आपका डाटा ऑलरेडी हैक होकर ऑलरेडी मार्केट में आ जाता है। डार्क वेब पर ये सारे डाटा सेल होते हैं। अभी JW मैरियट का भी जो क्लाइंटेल था, उसका भी सर्वर का डाटा हैक हुआ। वो भी, अब बैंक का डाटा अगर हैक होता है तो आप सोचें आपकी कितनी इंफॉर्मेशन है जी। आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका मेल, केवल OTP को छोड़ के बाकी सब कुछ साइबर फ्रॉडस्टर के पास पहुंच गया है। तो पहली बात तो है कि हम कहीं भी सुरक्षित नहीं है, सावधानियां लेकर उसको मिनिमाइज कर सकते हैं रिस्क को, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, आपने बताया कि क्या वो एविडेंस होता है। आप कुछ भी मैसेज करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल वर्ल्ड में कोई भी मैसेज करते हैं और फिर आपने डिलीट कर दिया, तो आप गलतफहमी में है कि वो मैसेज स्टोर नहीं हुआ। वो आपके मोबाइल में स्टोर नहीं होगा तो क्लाउड में स्टोर होगा, क्लाउड में स्टोर नहीं होगा तो कहीं जाके सर्वर में, मेटा डाटा में स्टोर होगा। वो अब 100% सिक्योर्ड हो चुका है, वो स्टोर्ड हो चुका है, उसका एक डिजिटल फुटप्रिंट बन चुका है। आप डिलीट कर सकते हैं लेकिन वो सर्वर से डिलीट नहीं होगा। इसीलिए आप कोई भी एक्ट करते हैं, अगर आप क्राइम कर रहे हैं तो पुलिस आप तक पहुंचेगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी डिजिटल फुटप्रिंट अपना बना दिया है। ये बात एक्चुअली बहुत सही है। और मुझे लगता है जो भी आप बोल रहे थे कि जो हमें लगता है कि हमारा पॉसिबल नहीं है, ऐप भी डाउनलोड करते हैं, अगर वो आपसे परमिशंस मांगता है कि अलाउ दिस टाइम या ऑल द टाइम, अगर आपने अलाउ दिस टाइम कर मतलब अलाउ ऑल द टाइम कर दिया तो आपका सारा डेटा उस ऐप को भी एक्सेसिबल है। अगर आप कंट्रोल फिल्म देखेंगे जो नेटफ्लिक्स पे भी है, उसमें भी सारा कुछ इसी के ऊपर था कि उसने अलाउ ऑल द टाइम कर दिया था, सारा डेटा एक्सेसिबल था। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंटर्स होते हैं। अब जैसे हम डिजिटल अरेस्ट की बात करते हैं सर, तो कई बार ऐसा भी होता है कि एकदम से जब किसी के साथ हुआ, आपको पता नहीं होता कि क्या करना है, तो फर्स्ट थिंग क्या करनी चाहिए, एकदम सबसे पहले करनी चाहिए? देखिए, अभी जो कल ही एक डिजिटल अरेस्ट का केस होगा, अगर कई लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, तो एक TCS में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बीटेक किया हुआ है, उसके 1,30,000 रुपये तो उसके ले लिए थे, अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लेती है। उसने भी उसके अकाउंट में नहीं थे, उसने स्टैंड लोन लिया था, पर उसने अपने दोस्त को शंका हो गई क्योंकि 3 दिन से ये ऑफिस नहीं गया है, तो वो घर गया, उसके हाव भाव से वो समझा और उसने मुझे फ़ोन किया। हम तत्काल पहुँचे और हमने उसको रेस्क्यू कराया। पॉइंट हियर इज दैट कि अगर आप देखेंगे डिजिटल अरेस्ट में जो इंदौर के केसेज आए हैं, मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर दंपत्ति के साथ केस हुआ, चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ हुआ, कंपनी सेक्रेटरी के साथ हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ हुआ, RR कैट के साइंटिस्ट के साथ हुआ। और अगर आप देखेंगे सारे हाईली एजुकेटेड हैं,
ये मतलब वो लोग हैं जो हमारे पेरेंट्स मतलब बच्चों को देखना चाहते हैं कि बड़े होकर ये बने। ये सारे एजुकेटेड हैं। टीसीएस में जो कल भी जो जिसको रेस्क्यू कराया वो भी टीसीएस में एम्प्लॉई है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले हमें इस बात को समझना पड़ेगा, एजुकेटेड होना और अवेयर होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हम केवल अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते इस बात से कि वी आर एजुकेटेड, वी हैव टू बी अवेयर। अवेयरनेस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। दूसरी बात, डिजिटल अरेस्ट बेसिकली क्या होता है, इट्स ए मेथड। अगर हम देखेंगे साइबर फ्रॉडस्टर ये क्रिएटर होते हैं, उन्होंने जो टेक्नोलॉजी है नहीं उन्होंने वो क्रिएट कर दी डिजिटल अरेस्ट। अब हमारे जो देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मन की बात में डिजिटल अरेस्ट की बात कही, ये कहा कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता। हमारे आदरणीय सीएम सर ने भी ये बात कही, सारे लोग लगे हुए हैं। अब साइबर फ्रॉडस्टर ने एक फुंतरू छोड़ दिया डिजिटल अरेस्ट का, जो नहीं होता है। अब हम पूरे सभी लोग इस बात के लिए लगे हुए हैं कि नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, लेकिन फिर भी लोग अवेयर नहीं हो पा रहे हैं, इस तरह से ट्रैप हो रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई भी टर्म ना वीएनएस में है, ना वीएनएसएस में है, ना पहले भी था आईपीएस, आईपीसी और सीआरपीसी में, बट सर्टेनली साइबर फ्रॉडस्टर ने क्रिएट कर लिया। अब हम उसके पीछे लोगों को समझा रहे हैं कि भाई ये कुछ नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। लोग अभी भी लोगों तक बात नहीं पहुंच रही है। कल मैंने जब उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर से पूछा क्या तुम चैनल्स देखते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो सर्टेनली उसने मना कर दिया, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूँ। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके लिए एंटरटेनिंग हो सकता है पर विश्वसनीय नहीं हो सकता। आप कोई भी इंफॉर्मेशन है, आप कम से कम एज ए विजिलेंट मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ये आपकी ड्यूटी है कि आपके सोसाइटी में आपके आसपास हो क्या रहा है, एटलीस्ट इसकी नॉलेज होना चाहिए। तो आप 10 मिनट अगर आप रीडिंग हैबिट डालेंगे कि आज ऐसा हुआ, और इस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जितने भी सेक्टर्स हैं इसको वाइड कवरेज दे रहे हैं, चाहे वो डिजिटल अरेस्ट का फ्रॉड हो या साइबर फ्रॉड हो। अगर आप भी देखेंगे आज भी खबर आई है तो फ्रंट पे आई है पत्रिका में, और लगातार पत्रिका भी उसको छापता रहा है, दैनिक भास्कर सभी जगह नेशनल पे चली है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि लोग एटलीस्ट एक बार नज़र पड़ जाएगी तो वो लोग अवेयर हो जाएंगे, और उनके पास अब अगर कॉल आएगा इस तरह का तो वो समझ जाएंगे ये फ्रॉड है। तो समझाना बेहद ज़रूरी है। आई थिंक जैसे आपने बोला कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, नॉलेज इज़ पावर। मुझे लगता है अगर आपको नॉलेज रहेगी तो फिर आपको हड़बड़ाहट, घबराहट दोनों चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चीज़ें पता रहेंगी तो हमेशा देयर इज़ अ वे आउट। वो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो अब डिजिटल अरेस्ट एक चीज़ है, और दूसरा है इमेज मॉर्फिंग और डीप फेक। ये तो बहुत सोशल मीडिया पे तो खैर बहुत ही ज़्यादा रैम्पेंट है। अगर हम इसकी बात करें तो आजकल मैंने देखा है जो टीनेजर्स हैं उनके बीच में भी ये बहुत केसेस आते हैं, किसी का डीप फेक बन रहा है, फिर चाहे वो एआई से हो, फिर चाहे वो आपका फ़ोन्स के थ्रू हो। इन केसेस में पहली चीज़ क्या करनी चाहिए डीप फेक में? देखिए, सबसे पहले पेरेंट्स इस बात को समझ रहे होंगे कि चीज़ें हाथ से निकलती जा रही हैं। बच्चा 5 साल का खाना भी नहीं खाएगा जब तक उसको सोशल मीडिया पर, जब तक वो उंगली ऐसे नहीं करेगा, ऐसे देखेगा तब तो खाना खाएगा वो। तो ये बात पेरेंट्स भी समझ में आ गई है कि अब वो खाना खिलाना है तो उसको करना पड़ेगा। स्कूल की ड्रेस तक नहीं पहनेगा, ड्रेस देखते समय भी वो, चूँकि मेरा भी एक 5.5 साल का बच्चा है, वो तैयार ही नहीं होता जब तक उसको उसका प्रिय चैनल, वो प्रिय गेम वेम नहीं लगा दिया जाए। तो अब चीज़ें हाथ से निकलती जा रही हैं अनफॉर्चुनेटली। अगर आप देखेंगे फिजिकल वर्ल्ड में हम लोग जब रहते हैं तो पता चलता है कि क्या गलती है, क्या गलत है, क्या सही है। हम बच्चों को समझाते हैं कि बेटा ये नहीं करना, बेटा ये नहीं करना, बेटा ये गलत है। गार्जियंस होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे डिजिटल वर्ल्ड में एक लड़का अपने कमरे में मोबाइल में खोया हुआ है, जो देख रहा है वहाँ पर उसको बताने वाला कोई भी नहीं है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो जो वो रिसीव कर रहा है उससे उसकी परसेप्शन बन रही है, और परसेप्शन से बच्चे कहीं ना कहीं एकांकी होते जा रहे हैं, इंट्रोवर्ट होते जा रहे हो, कहीं ना कहीं वो क्राइम में फंसते चले जा रहे हैं। वो लोग उनको ट्रैप कर लेते हैं साइबर फ्रॉडस्टर। अगर आप देखेंगे जो रियल टाइम प्लेयर्स होते हैं, इसमें फ्री फायर या पबजी, ये जो गेम खेलते हैं सबसे कॉमन है, इसमें रियल टाइम प्लेयर होते हैं। अब जो प्लेयर है उसके पीछे कौन बैठा हुआ है ये आपको पता नहीं है, वो एक एडल्ट है, वो साइबर फ्रॉडस्टर है। अभी एक घटना हुई थी इंदौर में, 10 साल का एक बच्चा मेरे पास आया था, उसके पेरेंट्स भी आए थे। उसने वो फ्री फायर गेम खेल रहा था, उसमें रियल टाइम प्लेयर था। उसने बताया कि मैं तुम्हारी आईडी को अपडेट करूंगा, तुम्हें ड्रेसेज दूंगा, और तुम्हारे जो वेपन्स हैं उसमें अपग्रेड हो जाएंगे। तुम्हें एक काम करना है, तो अपने पिताजी के नंबर दो मुझे, उसमें एक लिंक भेज रहा हूँ, उसको डाउनलोड कर लेना, उसके बाद मैं तुम्हें पॉइंट्स दे दूंगा, आईडी को अपग्रेड कर दूंगा। उसने वो नंबर दे दिया, पिताजी का लिंक आई, डाउनलोड कर दिया, उसमें 4.5 लाख रुपए उसके निकल गए, उसके पिता के। उसके बाद उसने मीडिया गैलरी को एक्सेस कर लिया और उसमें से माता पिता के फोटो निकाले, एडिट करते हुए एडल्ट कंटेंट न्यूड बना के बच्चे को ब्लैकमेल कर रहा था कि मदर का भी नंबर दे, उनको भी तुझे करना है। तो बच्चा घबरा गया और फिर उसने डरते डरते पिता को बताया, तब पिता उसको लेके आए। बेसिकली अगर हम देखेंगे घर में बच्चे जो हैं, बच्चे बहुत इंट्रोवर्ट होते चले जा रहे हैं, आपसे शेयर नहीं करते। बड़ा चैलेंज है सबके लिए कि आप बच्चे को कैसे भी फ्रेंडली बने।
अब वो बातें न्याय संगत और तर्क संगत नहीं होंगी कि बेटा सोशल मीडिया मत रहो, बहुत खतरनाक है। नो, अब ये हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। इसको तो अब हमें इसके साथ सामंजस्य बिठाना होगा। बच्चा मानेगा नहीं, आप कितनी भी कोशिश कर लेंगे, वो सोशल मीडिया पर तो जाएगा ही जाएगा, प्लेटफॉर्म पर उसके अकाउंट्स बनेंगे ही बनेंगे। हमें ये करना है कि हम क्लोज मॉनिटरिंग कैसे कर सकते हैं बच्चों की। तो ऐसे गूगल फैमिली ऐप, गूगल पेरेंटल ऐप आते हैं। अगर इस तरह के ऐप को हम बच्चे के मोबाइल में भी डाउनलोड कर देंगे तो आप ये देखेंगे, आप उसको चेक कर पाएंगे, मॉनिटरिंग कर पाएंगे कि बच्चा ब्राउजिंग हिस्ट्री में कहाँ जा रहा है। बच्चा कहीं ऐसा तो नहीं है टोर ब्राउजर उसने डाउनलोड कर लिया हो और डार्क वेब पर जा रहा हो, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर वो ब्लैकमेल हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्लोज मॉनिटरिंग की बेहद ज़रूरत है। दिल्ली कॉलेज में एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि सर इससे राइट टू हैव प्राइवेसी का वायलेशन नहीं होगा कि आप किसी के मोबाइल को एक्सेस कर रहे हैं। तब मैंने ये बताया राइट टू हैव सीक्रेसी, राइट टू हैव प्राइवेसी उन लोगों के लिए है जिनको ये पता है कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जिन बच्चों को यही पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है, तो उनके लिए कोई भी वायलेशन नहीं होगा। सही बात है। एंड स्पेशली वाइल आई थिंक जब बच्चे कॉलेज में होते हैं, स्कूल में होते हैं, तब तो सेंस ऑफ मैच्योरिटी बहुत ही कम होता है। आपको पता नहीं होता आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। यहाँ पे भी ऑल्सो इन दी ऑडियंस में काफ़ी बच्चे यहाँ से देख सकती हूँ। तो ये मेरी एक अपील है कि अपने माँ बाप से कभी कोई चीज़ छुपाएं ना। अगर आपको लग भी रहा है कि गलती हो गई है, इतनी बड़ी कोई गलती नहीं होती जिसका कोई सोल्यूशन ना निकले। आई थिंक बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं एक पॉइंट पे आके कि अरे घर पे बताए तो क्या होगा। पर मुझे लगता है कि अगर इतनी बड़ी हो ही नहीं सकती यार कोई गलती कि आपके पेरेंट्स उसको ना समझें, आपको हेल्प आउट ना करें, तो वो चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल सही है, देखने में भी आ रहा है पेरेंट्स भी एडजस्ट हो गए हैं, लगभग फ्रेंडशिप टाइप की स्थिति बनती चली जा रही है सोसाइटी में। अभी 2-3 घटना और बता देता हूँ कि एक मुरैना में घटना हुई थी अतरसुमा गांव में। एक बच्चे ने 13 साल के बच्चे ने अपने मम्मा से पूछा, मम्मा अगर मैं 2nd फ्लोर से कूदता हूँ तो क्या होगा। तो उन्होंने बोला ये फालतू की बातें क्यों करते हो, नहीं कूदना चाहिए। ये बात खत्म हो गई। रात को वो कूदा और एक्सपायर हो गया। अब पता चला जब उसका मोबाइल सर्च किया तो जो गेम्स होते हैं ऑनलाइन गेम्स, उसमें एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में कूदते जो दिखाई देते हैं, बच्चों को ऐसा लगता है ये पॉसिबल है। तो बच्चे अगर कोई प्रश्न करते हैं उसका बहुत सीरियसली आपको गंभीरता लेनी होगी, क्योंकि अगर बच्चे के मन में कोई बात आई है, कोई बीज आ गया है, तो वो अंकुरित जरूर होगा। उसको समय रहते अगर वैचारिक रूप से उसको समझाकर क्रश नहीं किया गया तो ये तय मान के चलिए आगे चल के वो घटना होगी ही। अगर आप देखेंगे कोई भी बच्चा अगर ये बोलता है मैं अगर रिजल्ट ठीक नहीं आया तो मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं नहीं रहूँगा, अगर ये बात आई है, अगर ये विचार उसके मन में आ गया है, तो ये तय मान के चलिए ये अंकुरित होगा ही। इसका परिणाम ये हो सकता है। तो समय से पहले उसकी काउंसलिंग करना बेहद जरूरी है। पेरेंट्स को अब गंभीरता दिखाने की और अधिक आवश्यकता है, बट अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स के पास भी अब समय नहीं है। लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, खुद के स्टेटस को अपडेट करने में, खुद के प्रोफाइल को अपडेट करने में, फोटोग्राफ अपलोड करने में उनका समय चला जाता है। तो सब लोग कहीं ना कहीं, एक बात कहना चाहूँगा, इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, इस डिजिटल वर्ल्ड से, इस स्मार्टफोन से दूर बैठा व्यक्ति हमारे पास आ गया। इसका एडवांटेज है, अगर अमेरिका में भी कोई हमारा बच्चा पढ़ रहा है तो वीडियो कॉल करके हमसे बात करता है और हमें ऐसा लगता है हमारे पास ही है। तो इस टेक्नोलॉजी ने दूर बैठा हुआ व्यक्ति हमारे करीब ला दिया है, बट अनफॉर्चुनेटली पास बैठे हुए व्यक्ति को दूर कर दिया है। कोई सोफे पे अलग मोबाइल चला रहा है, कोई किचन में अलग चला रहा है, पास बैठे हुए व्यक्ति को दूर कर दिया है इस टेक्नोलॉजी ने। ये बात तो एक्चुअली बहुत सही है। मतलब रूम में बैठे बैठे लोग एक दूसरे को नहीं देख रहे होते हैं, पर उनका ये होता है कि हम फ़ोन पे कोई मीम देख रहा है, कोई रील स्क्रॉल कर रहा है। वो बात बिल्कुल सही है। और ऑल्सो भी आपने एक लिंक का मेंशन किया था कि कैसे उस केस में वो बच्चे ने वो लिंक को क्लिक किया और उससे वो सारा डेटा एक्सेसिबल था। आज के टाइम में OTP और लिंक्स दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रेवलेंट है। अब लेकिन ये कैसे पता चले कि कौन से लिंक को एक्चुअली क्लिक करना है और कौन से OTP को देना है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने सभी लोग हैं तो अब हम बहुत फैक्चुअल बात पे आ जाते हैं जो एक्चुअली में इनके काम आने वाली है। ये तो एक बैकग्राउंड था किस तरह से इंपॉर्टेंट है। तो नंबर मैं आपको बताऊंगा। अभी शादी के कार्ड आ रहे हैं जी, मेरे पास समय नहीं है इसलिए डिजिटल कार्ड भेज रहा हूँ। अननोन नंबर से अगर कोई इस तरह के शादी के कार्ड आ रहे हैं, आप बिल्कुल उसको क्लिक मत करिए। मैं बताऊंगा क्यों। क्रिसमस की अभी बधाइयाँ आएंगी, नए साल की बधाइयाँ आएंगी कि मैं आपका फ्रेंड और ये आपके लिए न्यू ईयर विशेष भेज रहा हूँ। ये फाइल भेजेंगे आपको, फाइल होगी या लिंक होगी। जैसे ही आप उसको डाउनलोड करेंगे, दो तरीके की चीज़ें होंगी। या तो स्क्रीन शेयरिंग ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा, तो जो OTP आपके मोबाइल पे आ रहा है वो OTP उस साइबर फ्रॉडस्टर को दिखाई देगा, पहला पॉइंट। या दूसरी चीज़ ये होगी कि तुरंत ही 30 सेकंड के अंदर ये कॉल फॉरवर्डिंग पर चला जाएगा आपका नंबर
और आपका व्हाट्सअप हैक कर लेगा और लोगों से पैसे मांगना शुरू कर देगा। इस तरह की घटनाएं बहुत बड़ी हैं कि आपका कुरियर 2 बार एड्रेस वेरीफाई होने की वजह से वापस आ गया कि कृपया इस नंबर पर कॉल करें जिससे एड्रेस वेरिफिकेशन हो सके और पार्सल आप तक पहुंचाया जा सके। आप जैसे ही क्लिक करेंगे 30 सेकंड के अंदर आपका व्हाट्सअप हैक हो जाएगा। ये कॉल फॉरवर्डिंग में चला जाता है, तो किसी भी हालत में अज्ञात नंबर से आए हुए किसी भी मैसेज को, किसी भी लिंक को, किसी भी फाइल को डाउनलोड नहीं करें, नंबर 1। नंबर 2, अभी सीनियर रिटायर्ड हाईकोर्ट जज हैं, सम्मानीय हाईकोर्ट जज हैं जो रिटायर्ड हुए हैं, उनके साथ अभी एक फ्रॉड हुआ होगा। अगर आपने देखा होगा 1.5 महीने पहले एक फ्रॉड हुआ था, उन्होंने कंप्लेंट लिखाई थी। मैं बताता हूं उन्होंने कंप्लेंट, उनके साथ 1 लाख का फ्रॉड हो गया। उन्होंने स्विगी के कस्टमर केयर पर ऑर्डर कैंसिल करने के लिए कॉल किया था और उनके अकाउंट से 1 लाख रुपए कट गए। कैसे? क्योंकि उन्होंने कस्टमर केयर का नंबर गूगल से लिया था। आप कभी भी गूगल से कस्टमर केयर का नंबर, सर्विस नंबर, होटल, आपने कई एग्जाम्पल ऐसे देखे होंगे या सुने होंगे। कोई आश्रम बुक कराया, अयोध्या में कोई वो बुक कराया, बाबा रामदेव जी के आश्रम के पास कोई रूम बुक कराया और देखते हैं हमारा रूम बुक नहीं होता। हम गाड़ी बुक कराते हैं शिमला के लिए, लेकिन वो गाड़ी बुक नहीं होती, वो गूगल से हम डायरेक्ट नंबर लेते हैं। तो कभी भी गूगल से डायरेक्ट नंबर नहीं लें। आप जाएं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। अगर एसबीआई बैंक में बात करनी है, एसबीआई बैंक ऑफिशियल वेबसाइट ये टाइप करें, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके वो नंबर देखें, सर्विस नंबर। अब वेबसाइट कैसे चेक करेंगे ये सही भी है कि गलत? तो उसमें आप देखें HTTPS ताला बना होगा, सिक्योर्ड वेबसाइट पर जाएं। उसके बाद भी, सिक्योर्ड होने के बाद भी हो सकता है वो फेक हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में virustotal.com एक ऐसी वेबसाइट है, virustotal.com, जो कि जिसमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर 50 से ज़्यादा हैं। जैसे ही आप किसी लिंक को, किसी वेबसाइट को, किसी नंबर को अगर आप उसमें डालेंगे, चेक करेंगे, वो स्कैन करके बता देगा कि ये नंबर, ये स्पैम कॉल है या फिर ये स्कैमर की वेबसाइट है, फिशिंग वेबसाइट है या फिशिंग मेल है या फिशिंग लिंक है। तो सेकंड पॉइंट ये है जी। जैसे भी आपने बोला कि रिलायबल साइट्स पे जाना बहुत ज़रूरी है, और अभी हम डेटा थेफ्ट की बात कर रहे थे, तो आजकल फिशिंग और बेटिंग, ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है डेटा थेफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नंबर 1, फिशिंग और बेटिंग क्या होते हैं एग्जैक्टली, और ये कितने ज़्यादा डेटा थेफ्ट में ये एड करते हैं? देखिए, फिशिंग बेसिकली क्या है, आपको ट्रैप करने का एक प्रयास है। फिशिंग में मेल भेजा जाता है और फिशिंग में आपको वॉइस कॉल के जरिए ट्रैप किया जाता है, और एक स्मिशिंग होता है जिसमें SMS भेजा जाता है। पर बेसिकली ये आपको ट्रैप करने के तरीके होते हैं और आपको इसमें ट्रैप किया जाता है। जिस तरीके अगर आप देखेंगे, एक समुद्र में जैसे कि जो फिशर्स होते हैं, फिशरमैन, वो मछली पकड़ने के लिए बैठे रहते हैं। इसको ऐसे बहुत सिंपल टर्म में समझें, ऐसे ही आपको लगातार फिशिंग मेल, फिशिंग आपका फिशिंग मतलब कॉल्स और स्मिशिंग मैसेज लगातार भेजते रहेंगे। 1000 लोगों को भेजते हैं, उसमें 100 लोग ट्रैप हो जाते हैं और वो साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं फिर वो उनको मतलब खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये ट्रैपिंग के ही तरीके हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, डिजिटल वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड, अगर पहले रियल वर्ल्ड में हम देखेंगे और डिजिटल वर्ल्ड में देखेंगे, दोनों में फ्रॉड की कोई भी, सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म है, बाकी डिफरेंस कुछ भी नहीं है। अगर आप जाएंगे तो NCRP रिपोर्ट के हिसाब से नंबर 1 इस समय साइबर फ्रॉड है, वो है ऑनलाइन टास्किंग, ट्रेडिंग और आपका इन्वेस्टमेंट और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट। ये नंबर 1 है ऑल ओवर इंडिया में। पर डे मोर देन 10,000 कंप्लेंट रजिस्टर्ड होती हैं ऑल ओवर इंडिया में NCRP पोर्टल पर। साइबर फ्रॉड हर 7 से 8 सेकंड में एक साइबर फ्रॉड इंडिया में हो रहा है। प्रेजेंट में भी हम यहाँ बात कर रहे हैं, इंडिया में कितने ही साइबर फ्रॉड हो चुके होंगे। तो बेसिकली हर 7 से 8 सेकंड में एक साइबर फ्रॉड हो रहा है, और ऐसी स्थिति में बहुत हमें अवेयर रहने की ज़रूरत है, हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हम कुछ भी लिंक क्लिक करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका टारगेट हो सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं, पहले भी 1 रुपए के 3 रुपए करने के लिए चिटफंड कंपनियां आपको परेशान करती थी, और आज भी ऑनलाइन टास्किंग और ट्रेडिंग के नाम पर, इन्वेस्टमेंट के नाम पर आज भी वो आपको कर रहे हैं कि 1 रुपए के हम 4 रुपए बनाएंगे, 1 टाइम्स आप 4 टाइम्स आपको 4 गुना आपके पैसे बढ़ेंगे। तो केवल अंतर आया डिजिटल प्लेटफॉर्म का, पहले भी ट्रैक करते थे और आज भी ट्रैक कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी वीकनेस को समझते हैं वो साइबर फ्रॉडस्टर, हमारी साइकोलॉजी को समझते हैं। वो मैसेज भेजते हैं, मैसेज में तुरंत हम जवाब देते हैं कि कैसे संभव है कि इतना पैसा कमाया जा सके। उसको तुरंत समझ में आ जाता है कि यह ट्रैप करने लायक है, ये थोड़ा सा लालच में आ गया। सेकंड, लड़की अननोन व्हाट्सएप से
हाय का मैसेज भेजती है, डीपी पे सुंदर सी लड़की बनी होती है, वो हाय का मैसेज भेजती है, हेलो करती है, और जो लड़के जो मेल्स इंटरेस्टेड होते हैं उस बात को आगे बढ़ाते हैं, उसको समझ में आ जाता है कि ये नेक्स्ट टारगेट है, क्योंकि इसकी मनोवृत्ति में कहीं ना कहीं अंदर ये बात पड़ी हुई है, ये उसकी वीकनेस है, तो ये उसकी समझ में आता है। तीसरा, भय। जो भयभीत होते हैं, जैसे डिजिटल अरेस्ट के केसेस चल रहे हैं, वो सिर्फ भय के कारण है। आपको इतना भयभीत कर दिया जाता है कि आपका आधार कार्ड मिला है, 2 घंटे में आपकी सिम बंद हो जाएगी, 2 घंटे में आपके सारे अकाउंट बंद हो जाएंगे, और आपको डराया जाता है। और जैसे ही उसको समझ में आता है, डर गया कि सर मेरा कोई दोस्त नहीं है, सर प्लीज सर, तो उनकी समझ में आ गया कि आप डरते हैं। तो जैसे ही आप डरते हैं, फिर आपको ले लेते हैं और आपके साथ फ्रॉड कर लेते हैं। ये 3 चीजें हैं। एक प्रश्न पूछता हूं आप सभी लोगों से, आपके घर में रात को 1 बजे कोई नॉक कर रहा है, आपने कैमरे से देखा, वो मुंह बांधे हुए हैं और गेट को खटखटा रहे हैं, क्या आप दरवाजा खोलेंगे उस अज्ञात व्यक्ति के लिए? सिंपल थ्योरी साइबर फ्रॉड में भी है। अज्ञात व्यक्ति के लिए जब हम रात को फिजिकल वर्ल्ड में जब जानते नहीं है, दरवाजा नहीं खोलते, तो उसी तरह अज्ञात व्यक्ति, अननोन फ्रेंड, अननोन लिंक, अननोन मेल, अननोन मैसेज, अननोन कॉल को हम एंटरटेन नहीं करें। हम जैसे ही अननोन कोई बात आए, कोई कॉल आए, सबसे पहले माइंड में ये सेट कर लें, संदिग्ध है। हर अननोन को, हर अज्ञात को आप अगर संदिग्ध मानेंगे, तो आपके ब्रेन की फंक्शनिंग वेरिफिकेशन करना खुद ही स्वतः ही शुरू कर देगा, जिससे आप साइबर फ्रॉड से बच पाएंगे। आई थिंक सेल्फ स्क्रीनिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद से अपने आप स्क्रीनिंग कर लें। क्योंकि मैं आज आपको डिजिटल अरेस्ट के बारे में बताऊंगा, बचने का उपाय। बचने का उपाय ये है कि वो फोन करते हैं कि हम सीबीआई या ईडी से बोल रहे हैं, तो पहले तो ये बोलिए उनसे, आप व्हाट्सएप से कॉल नहीं करें, आप अपने ऑफिशियल नंबर से कॉल करें। नंबर 1, सबसे पहले लैंडलाइन से कॉल करें सर आप। नंबर 3, मेरा वारंट भेजिए। भेजेंगे वो वारंट? थैंक यू सर, अब मैं इस वारंट को चेक कराऊंगा, क्योंकि बहुत फ्रॉड हो रहे हैं। सबसे पहले लोकल के थाने में जाके इस वारंट को चेक कराऊंगा, तब सर मैं आपको अटेंड करूंगा। डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती। कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी अगर आपसे पैसा मांगती है, तो ये मान के चलिए 100% वो साइबर फ्रॉडस्टर है। अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है 1 रुपए के 3 गुना दे रहा हूं, ल्यूक्रेटिव ऑफर्स आपको प्रोवाइड करता है, ये मान के चलिए ये फ्रॉडस्टर है। अगर कोई अननोन लड़की मैसेज भेजती है, हाय आई एम इम्प्रेस्ड बाय यू, मैं आपसे बहुत इंप्रेस हूं, ये तय मान के चलिए कि ये भी फ्रॉड लड़की होगी, क्योंकि बिना कड़ी मेहनत के जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता। जो भी फ्री में मिल रहा है, चाहे लड़की का मैसेज, चाहे वो लालच दे के ल्यूक्रेटिव ऑफर्स, वो सब 100% फ्रॉडस्टर ही है। वही आई मीन आज के टाइम में लस्ट फॉर मनी इतना ज़्यादा है, तो कोई आपको अपने मतलब जो आप ऑलरेडी कमा रहे हो उससे ज़्यादा आपको कोई क्यों ही कोई भी ऑफर करे, तो मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि वहाँ कुछ ना कुछ फ्रॉड है। आपको तुरंत कुछ भी ऐसा चीज हो जो लुक्रेटिव हो, जो असामान्य हो, आप रुके, ठिठकें, देखें, समझें, वेरीफाई करें, फिर आगे बढ़ें। और ये जो बात अभी आपने बोली कि जो डिजिटल वर्ल्ड में हो रहा है वो फिजिकल वर्ल्ड में भी एग्जैक्टली कैरी होता है। आई थिंक 2021 में जो नोबेल पीस प्राइज विनर थी मारिया रेसा, उन्होंने अपनी स्पीच में एक जगह मेंशन किया था कि डिजिटल वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड में कोई खास अंतर नहीं है, एक्सेप्ट द फैक्ट कि डिजिटल वर्ल्ड पे सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की वजह से वो फ्रॉड जितने भी हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो स्क्रीनिंग प्रोसेस एक यही है कि आपको स्मार्ट रहना पड़ेगा, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा 24/7, क्योंकि आप ही खुद को बचा सकते हैं। आपको तौर तरीके हर कोई बता सकता है, बट एट द सेम टाइम अलर्ट आपको ही रहना पड़ेगा। ऑल्सो मूविंग ऑन, मेरा अगला सवाल आता है कि हम सोशल मीडिया के आज के वर्ल्ड में जहाँ रह रहे हैं, क्राइम सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा एड हो रहे हैं। सोशल मीडिया के डे टू डे बेसिस पे किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए फॉर अ कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से, कि ये क्राइम्स थोड़े ना उस तरीके से देखिए, बच्चों के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा पेरेंट्स को, एक तो उसमें टाइमर सेट कर दें। अगर आधे घंटे का भी टाइमर सेट करेंगे तो आधे घंटे इंस्टाग्राम चलेगा, उस दिन फिर वो नहीं चलेगा, अगले दिन चलेगा। तो एक तो थोड़ा सा जैसे कि आपको एक बैलेंस बनाना होगा, सामंजस्य बनाना होगा। बच्चों के मित्र बने, बच्चों से सारी चीज़ें शेयर करें, क्योंकि आप शेयर करेंगे तभी उनकी प्रॉब्लम को समझ पाएंगे, वरना बच्चे इंट्रोवर्ट होते जा रहे हैं। दूसरा, कुछ ऐप आते हैं, आप प्ले स्टोर पे काफ़ी ऐप मिल जाएंगे, गूगल फैमिली ऐप है, पेरेंटल ऐप्स ऐसे आते हैं जिससे आप उनको सुपरवाइज कर सकते हैं बिना उनके बताए। समय समय पर उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को चेक कर लिया जाए कि ब्राउजिंग हिस्ट्री में कुछ क्या देख रहा है, और उसको देखें। अगर बच्चा पढ़ाई में पहले इंटरेस्ट लेता था, पढ़ाई से अगर थोड़ा सा दूर भाग रहा है, अकेला रह रहा है, खेलता था, फिजिकल एक्टिविटी जब कम कर रहा है, और रात में बहुत लेट सो रहा है, सुबह लेट उठ रहा है, छोटी छोटी सी चीज़ें अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कहीं ना कहीं कोई बात है। कल के केस में एक लड़का इससे मिलने गया था जो डिजिटल अरेस्ट वाले में, उसने कहा 3 दिन से तू ऑफिस क्यों नहीं आया? अरे यार मैं व्यस्त हूँ, मैं अभी परेशान हूँ, बातें बताऊँगा। तो उसको शंका हुई कि कहीं ना कहीं ये कुछ फ्रॉड से है, तो उसने चूंकि पेपर पढ़ा हुआ था डिजिटल अरेस्ट, तो वो समझ गया एब नॉर्मल बिहेवियर से।
तो जब सामान्य से हटके अगर असामान्य व्यवहार करें तो ये मान के चलिए कुछ ना कुछ कारण जरूर है। थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन आपको घर में रखनी होगी, तो बच्चों को अपन बेहतर ढंग से बच्चों के साथ, सोशल मीडिया के साथ और फैमिली के साथ सामंजस्य बेहतर ढंग से बिठा सकते हैं। कोई किसी को अवॉइड नहीं कर सकता। आप बच्चों को अवॉइड नहीं कर सकते, बच्चे सोशल मीडिया को अवॉइड नहीं कर सकते, और बच्चे आपको अवॉइड नहीं कर सकते, बच्चे सोशल मीडिया, किसी को भी कोई अवॉइड नहीं कर सकता। सामंजस्य बिठाना होगा, कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना होगा। ये बात एक्चुअली बिल्कुल सही है। ऑल्सो अनदर थिंग जो मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जानना चाहती हूँ, फिर चाहे डिजिटल अरेस्ट का केस हो, चाहे इमेज मॉर्फिंग का केस हो, चाहे सोशल मीडिया रिलेटेड केस हो, हर केस में जैसे हम बात कर रहे थे कि कैसे दूर में जो लोग रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अमेरिका में रहता है, कोई यूके में रहता है, तो वो हमारे से बहुत ज़्यादा पास हो गए हैं, लेकिन क्रिमिनल्स भी वहाँ से भी ऑपरेट, जैसे अभी बॉम्ब थ्रेट्स आए थे दिल्ली में, या फिर कहीं भी, कई बार आपको पता चलता है इनका बेस रशिया है या यूके है। उन सब केसेस में गवर्नमेंट कैसे डील करती है इन केसेस में, क्योंकि वो तो क्रिमिनल बाहर बैठा है, तो डज इट लाइक वर्क लाइक कि कोई गवर्नमेंट के साथ आप जुड़ के काम करते हैं, या कैसे होता है? देखिए, I4C इसमें ऑलरेडी सेंट्रल लेवल पर काम कर रही है, MHA इसमें काम कर रहा है, NCRP जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उन्होंने NCRP पोर्टल भी बनाया हुआ है, इसमें ऑलरेडी कमिटेड टीम बाहर के लिए काम करती है। अभी एक रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था, अगर आपने देखा होगा, इंडियन गवर्नमेंट ने चलाया था, जिसमें जो ये अपने दूसरी कंट्री हैं, जो बर्मा हैं और मंगोल, 2-3 कंट्री हैं, आई एम जस्ट मिसिंग द नेम ऑफ दिस कंट्रीज, वहाँ पर साइबर स्लेवरी चल रही थी। इंडियन लोगों को वहाँ पर काम देने के बहाने बुलाया गया और वहाँ पर उनको नज़रबंद कर दिया, स्लेब बनाया गया और कॉल सेंटर बनाए गए थे और वो कॉलिंग कर रहे थे। तो इंडिया गवर्नमेंट ऑलरेडी इस लेवल पर काम कर रही है, सारी गवर्नमेंट इस लेवल पर काम कर रही है। NCRP का पोर्टल है, तो ये निश्चित रूप से चल रहा है। इसमें एक चीज़ जिसकी कमी है, एफर्ट्स लगातार चलते हैं, ट्रांजिशन फेज में है, कोई इफेक्टिव मशीनरी अभी डेवलप नहीं हुई है, लेकिन लगातार चूंकि ट्रांजिशन फेज में है, नया अपराध है साइबर फ्रॉड, पिछले 4-5 साल का ही ये इन्वेंशन है, तो निश्चित रूप से ट्रांजिशन फेज में है, लगातार अटेम्प्ट होते रहेंगे और बेहतर एवोल्यूशनरी स्टेज में है, तो प्रयास चल रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है, अगर साइबर फ्रॉड से निपटा जा सकता है तो वो एक ही चीज़ है जो हम लोग कर सकते हैं, दैट इज स्प्रेडिंग साइबर फ्रॉड अवेयरनेस। जागरूकता हम जितनी फैलाएंगे, एक व्यक्ति ने अगर एक बार भी पढ़ लिया कि CBI ED बनकर फर्जी कॉल करते हैं और आपसे पैसा मांगते हैं, आपके पास वो कॉल आएगा, आप समझ जाएंगे फ्रॉडस्टर का कॉल है। तो सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट करने की बेहद ज़रूरत है। लोग आजकल इस स्थिति में कि लोगों को यही नहीं पता है कि अगर मेरे साथ साइबर फ्रॉड हो जाए तो मुझे रिपोर्ट कहाँ करनी है। बेचारे थाने में जाते हो, थाने वाले बोलते हैं इस थाने में रिपोर्ट नहीं होगी, साइबर क्राइम वाले थाने पे जाइए। तो लोग इतने परेशान होते हैं, अभी लोगों को यही पता नहीं है। तो सबसे पहले ज़रूरत है, सिस्टम आपके पास है, आपके पास वो पोर्टल्स हैं, आपके पास वो नंबर हैं, पर उस नंबर लोगों तक पहुँचाने की ज़रूरत है, लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। कितने लोगों को मालूम है कि अगर साइबर फ्रॉड हो जाए तो हम सीधे फ़ोन करके कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं? मेरे ख्याल से 10 या 5 लोग होंगे। कितने हाथ होते हैं? अब आप खुद ही देखिए, अब उठते चले जाएंगे हाथ, और यही हाथ हमें पूरे उठाने हैं, यही हाथ पूरे उठाने हैं, सबको मैं बताना है। क्योंकि अब समय कम है आयुषी, अब मेरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमने ड्रग पे काफ़ी बड़ा काम किया है, तो एक नाइजीरियन को भी गिरफ्तार किया है अजमेर से, तो उस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 बजे मेरी। मैं आपको वो चीज़ें बता देता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं अभी, बहुत फास्ट। नंबर 1, अगर आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हो जाता है तो घर बैठे बैठे आप कंप्लेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल है www.cybercrime.gov.in। ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है, आप इसमें बैठे बैठे ऑनलाइन पोर्टल पर कंप्लेंट कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया में कहीं भी आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है तो आप 1930 ये आपका नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर है, 1930। आप इंडिया में कहीं भी फ्रॉड होता है, आप तुरंत इस नंबर पर कॉल करके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। नंबर 3, अगर आप इंदौर के विक्टिम हैं और इंदौर में आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है तो इंदौर का क्राइम ब्रांच ने साइबर हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 7049124445, 7049124445। आप इस पर तुरंत कंप्लेंट करेंगे तो आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो जाएगी। अब मैं इसके फायदे बताता हूं आपको। अगर आपके साथ 2 बजे फ्रॉड हुआ है, आपने इन नंबरों पर कॉल कर दिया, 2:30 बजे तक कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो गई, तो अगले आधे घंटे में 3 बजे तक आपके वो सारे अकाउंट फ्रीज और होल्ड हो जाएंगे जिनमें आपका पैसा गया था, तो वो पैसा आपको वापस मिलने के चांसेस रहेंगे। सबसे पहले हमें अवेयर रहना है, डैमेज ना हो। पर अब डैमेज अगर हो गया है तो डैमेज को मिनिमाइज कैसे करना है, तो इन नंबर पे आप कॉल करेंगे। 2023 में इंदौर क्राइम ब्रांच ने विक्टिम्स के 5 करोड़ रुपए इसी तरह से वापस कराए थे, और अभी नवंबर तक हम लोग 12 करोड़ 30 लाख रुपए विक्टिम के वापस करा चुके हैं। पर ये वो विक्टिम है जो
अवेयर हैं, उनको मालूम है कि अगर फ्रॉड होता है मुझे तुरंत रिपोर्टिंग कहाँ करनी है। बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई फेक प्रोफाइल, फेक आईडी बनाकर लोगों को परेशान किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है, तो उसके लिए वी केयर फॉर यू है क्राइम ब्रांच का यहाँ पर इंदौर में। यहाँ पर भी आप लोग कंप्लेंट अपनी रजिस्टर्ड करा सकते हैं। हाँ, मैं सोच रही थी कि एक दो आखिरी क्वेश्चन है, दो आखिरी क्वेश्चन है जो मैं लेना चाहूँगी। एक तो सबसे पहला ये कि एआई, जैसे कि जितने भी क्रिमिनल्स हैं वो एआई को अपने एडवांटेज में यूज़ करते हैं, तो क्या हम एज गवर्नमेंट या फिर एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स है, फिर चाहे पीपल हु डील विद ऑल दीज केसेस, क्या हम आगे आने वाले सालों में एआई को इन सब तरीकों के केसेस से डील करने के लिए यूज़ कर सकते हैं? मतलब डेफिनेटली हम भी एआई का यूज कर रहे हैं और फ्रॉडस्टर भी एआई का यूज कर रहे हैं। वही आपको कुछ लोगों को पता होगा, मेरे ख्याल से कई लोगों को पता ही नहीं होगा, बहुत लोगों को पता नहीं है, जिस तरीके से चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी में हम तुरंत अपनी प्रिपरेशन कर लेते हैं, उसी तरह फ्रॉड जीपीटी है, डार्क वेब पे फ्रॉड जीपीटी है, उसका ऐप है, फ्रॉड जीपीटी को डाउनलोड करेंगे वो मिलता है। आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है किसी व्यक्ति के खिलाफ, उसका नाम मालूम है, उसका एड्रेस मालूम है, उसका मोबाइल नंबर नहीं मालूम, लेकिन वो उसके स्कूल का नाम मालूम है, ये 3 जानकारी भरेंगे, फ्रॉड जीपीटी 70 प्रकार के अपराध बता देगा कि आप इन जानकारी से कौन कौन से अपराध कमिट कर सकते हैं। तो एआई का अभी कुछ उपयोग हुआ ही नहीं है, एआई का उपयोग काफ़ी आगे होगा, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं चाहे फिजिकल वर्ल्ड हो चाहे डिजिटल वर्ल्ड हो, वेरिफिकेशन हर जगह जरूरी है। आज आप प्लॉट की रजिस्ट्री कराते हैं, उस व्यक्ति के बारे में सोचते नहीं है और वो फ्रॉड निकलता, तब पता चलता है अरे इसके खिलाफ तो 5 केसेस पहले से ही रजिस्टर्ड है। वेरिफिकेशन इस दुनिया में, इस जीवन में हर चीज़ का करना बेहद आवश्यक है। हर अज्ञात को हम वेरीफाइड करें, हर अज्ञात को संदिग्ध माने, तो हम अपना बचाव इससे कर पाएंगे। ये बात आपने बिल्कुल सही बोली। हम बच्चों को भी छोटे में सिखाते हैं ना कि कोई अनजान आए तो उससे कुछ लेना मत, कोई अनजान आए तो उससे बात मत करना। आई थिंक वो थ्योरी थ्रू आउट लाइफ अप्लाई करती है, चाहे वो डिजिटल वर्ल्ड में, तो बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है। एंड टाइम को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सो की अगली कॉन्फ्रेंस है, तो हम इस सेशन को यहीं समाप्त करना चाहेंगे। लेकिन जैसे कि आप डंडोतिया जी को जानते हैं कि वो इतने एक्सेसिबल हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको बस उनको इंस्टाग्राम पे डीएम करना है एंड ही विल बी देयर फॉर यू। तो बाकी आई थिंक इसके साथ हम यही खत्म करते हैं। अगर आपका कोई एक मैसेज है तो हम वो लिसनर्स को देखिए, वी कैन रैप दिस सेशन। मेरा ये सोचना है, साइबर फ्रॉडस्टर की एक टैग लाइन है, वो हमेशा ये बोलते हैं कि सबका नंबर आएगा। उनका ये सोचना है कि सबका नंबर आएगा, इट्स ए मैटर ऑफ टाइम, हम सबको ट्रैप करेंगे। मैं ये सोचता हूँ कि हम सोसाइटी में एक एक व्यक्ति अपना रोल प्ले करे अवेयरनेस के लिए। तो मैं भी यही टैग लाइन कहना चाहूँगा, सबका नंबर आएगा, सबको पकड़ा जाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू।